मेरे प्यारे साथियों, भाइयों, बहनों, सहपाठियों, आज हम लोग बारीकी ढंग से समझेंगे इकोनॉमिक्स को, अर्थशास्त्र को। मित्रों, अर्थशास्त्र क्या होता है? अर्थ मतलब मीनिंग मतलब नहीं, अर्थ मतलब मीनिंग नहीं होता है। अर्थ मतलब धन होता है, पैसा पैसा। और शास्त्र मतलब होता है अध्ययन करना। तो हम धन के विज्ञान को क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र। अब देखिए, अर्थशास्त्र और एक आपने वर्ड सुना होगा अर्थव्यवस्था। जैसे अपन का बुक में, यानी कि हम लोगों के बुक में लिखा हुआ है हमारी अर्थव्यवस्था, यहां अर्थशास्त्र नहीं लिखा है। तो सबसे पहले समझेंगे कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या डिफरेंस है, यानी कि क्या अंतर है। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दोनों एक वर्ड नहीं है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी कि दोनों में थोड़ा सा अंतर है। पहले इसको समझेंगे, फिर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं इसको समझेंगे। देखिए, हमने आपसे वादा किया था कि हम सारे विषय को एक जगह, अब देखिए यहाँ क्या होता है कि अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि इकोनॉमिक्स में सिर्फ इकोनॉमिक्स का ही चीज आएगा। जहां जैसे कनेक्ट होगा, इतिहास की चीजों को भी मैं कनेक्ट कर दूंगा, भूगोल की भी चीजों को मैं कनेक्ट कर दूंगा। जैसे जैसे आएगा मैं सबको जोड़ कर पढ़ाऊंगा। तो आइए हम लोग बारीकी ढंग से समझते हैं। अर्थशास्त्र मतलब क्या होता है कि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स एक होता है इकोनॉमिक्स और एक होता है इकोनॉमी। इकोनॉमी इकोनॉमी को हिंदी में हम लोग अर्थव्यवस्था बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? अर्थव्यवस्था बोलते हैं। और इसे इकोनॉमिक्स को हम लोग हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में कुछ अंतर है, ज्यादा हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे नहीं, थोड़ा सा बता देते हैं। क्योंकि अर्थशास्त्र अलग है और इकोनॉमी अर्थव्यवस्था अलग होता है। हम लोग एग्जैक्टली में जो पढ़ेंगे वो हम लोग अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे, न कि अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे। देखिए, अर्थशास्त्र मतलब ऐसे समझ लीजिए कि अर्थशास्त्र मतलब होता है कि जैसे हम कोई सिद्धांत देते हैं, सिद्धांत नहीं बोलते हैं कि बड़ा बड़ा खाली बात बोलेगा, करनी धरनी है। तो जो बड़ा बड़ा बात बोलता है वो अर्थशास्त्र है, और जो उपयोग में लाता है, जो बात को उपयोग में लाता है, वो अर्थव्यवस्था। जैसे ऐसे समझिए, चोरी करना पाप है, चोरी करना पाप है, ये सैद्धांतिक रूप है। ये सिद्धांत दे दिया, बड़ा का सिद्धांत, बड़े बड़े लोग आते हैं सिद्धांत मारेंगे कि चोरी करना पाप है, ऐसे नहीं करो, वैसे करो, ऐसे करो, वैसे करो। ये सिद्धांत हुआ। क्या चोरी करना पाप है? अगर चोरी करना पाप है तो सारे चोर जो है तो सारे चोर मर जाना चाहिए। जितने भी चोरी करते हैं सब मर जाना चाहिए। तो सिद्धांतिक रूप में कुछ और कहता है, लेकिन व्यवहारिक रूप में कुछ और कहता है। तो जो व्यवहारिक रूप में जो चोरी, यानी कि जैसे चोरी करना पाप है। अब देखिए, एग्जाम में कहीं मिल जाए तो सफा चटना ऐसे मारेंगे, ऐसे ऐसे देखेंगे, तो चोरी करना पाप है, ये तो जान रहे सिद्धांतिक। लेकिन एग्जाम में मिल जाए तो वहां सब सिद्धांत विधांत सब गया तेल लेने के लिए। पहले एक झटाक देखने दीजिए, इसके बाद में सिद्धांत को देखेंगे। तो जो एक झटाक देख लिए उसको इकोनॉमी कहते हैं, यानी इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था कहते हैं। और सिद्धांत मतलब हुआ चोरी करना पाप है, गुरुजी ने बताया था चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, ये सब सिद्धांत है। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। जो व्यवहार में ऐसा नहीं होता इसको इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? तो अर्थशास्त्र वह विषय है, देखिए इसका परिभाषा याद नहीं करना है, सिर्फ हम आपको डिफरेंस बता रहे हैं कि अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवा। अब देखिए, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो क्या हम वस्तु बेच रहे हैं? हम आपको सेवा दे रहे हैं, हम आपको सेवा दे रहे हैं। आप एगो चीज सुनेंगे, जीएसटी। देखिए, जीएसटी मतलब होता है गुड, और एस मतलब होता है सर्विस, और टी मतलब होता है टैक्स को हिंदी में बोलते हैं कर, और सर्विस मतलब होता है सेवा, गुड एंड सर्विस टैक्स, गुड सर्विस टैक्स। गुड मतलब होता है वस्तु, यहां गुड मतलब अच्छा नहीं होता है। इकोनॉमिक्स में गुड का मतलब होता है वस्तु होता है, यहां गुड मतलब अच्छा नहीं मारना है। तो जीएसटी कर है एक प्रकार का, गुड सर्विस टैक्स, यानी कि वस्तु, गुड मतलब यहां वस्तु होता है, सर्विस मतलब सेवा। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सेवा दे रहे हैं।
कर्मचारी, स्टाफ जो है वो आपको बेच नहीं रहा है, बल्कि वो आपको सेवा दे रहा है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? हीरो क्या कर रहा है? आपका सेवा दे रहा है, आपसे कुछ ले रहा है, आपको कुछ बेच रहा है, नहीं बेच रहा है, बल्कि वो आपको सेवा दे रहा है। ठीक है। अर्थशास्त्र वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन मतलब कोई भी चीज का प्रोडक्शन, वितरण मतलब बांटना, और उपभोग मतलब कंजप्शन, उपभोग मतलब लेना की प्रक्रिया का अध्ययन कराता है। तो अर्थशास्त्र में क्या करेगा? तो अर्थशास्त्र में यानी कि धन, अर्थ मतलब धन, शास्त्र मतलब धन के बारे में अध्ययन करना अर्थशास्त्र कहलाता है। ऐसे भी हम कह सकते हैं इसको। तो यानी कि जब अगर उत्पादन करेगा तभी ना धन मिलेगा, तभी ना पैसा मिलेगा। और सबसे पहले देखिए, ऐसे समझिए, हम अगर इस मोबाइल को उत्पादन किए तो उत्पादन करके अगर हम अपने पास रखें तो हमको क्या फायदा हुआ है? क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ। अब उत्पादन करके इसको वितरण करेंगे, वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, बांटेंगे, देंगे, बेचेंगे। तो जो वितरण करेंगे तब हमको पैसा आएगा। और जो उपभोग करेगा, जो यानी कि जो लेगा, जो इसको खरीदेगा, मोबाइल को लेगा, तो वो भी क्या होगा? उसको भी फायदा मिलेगा। तो अर्थशास्त्र इसी की प्रक्रिया, यही तीन चीज के बारे में अध्ययन करते हैं। उत्पादन, वितरण और उपभोग के बारे में अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? मेरी बात को समझ पा रहे? या नहीं तो हम इस तरह भी इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। ये समझ रहे हैं अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में? अगर किसी भी संसाधन, सबसे पहले संसाधन को समझिए। संसाधन क्या होता है? पर्यावरण में पाए जाने वाले प्रत्येक वस्तु, पर्यावरण में जितना भी देख रहे हैं, जितना भी वस्तु जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है उसे संसाधन कहते हैं। भूगोल में पढ़ेंगे इसको हम लोग। तो पर्यावरण में पाए जाने वाले जितने वस्तु जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है उसे संसाधन कहते हैं। क्या मित्रों ये संसाधन है? पेन है, हाँ, हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है। तो इसलिए कलम भी क्या है? एक संसाधन है। आदमी खुद संसाधन है। ये कैमरा भी क्या है? ये खुद संसाधन है। ये माइक क्या है? खुद संसाधन है जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। अगर ये माइक नहीं रखता है तो कुछ देर के लिए इसको माइक को हटा देते हैं, तो अगर माइक को हटा देंगे तो आएगा कौं करके आएगा। तो जो हमारी जरूरतों को पूरा कर देता है उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। तो दूसरी ढंग से हम परिभाषा इसको ऐसे लिखे हैं कि किसी भी देश में संसाधन सीमित होते हैं। भैया सब सीमित संसाधन होते हैं। कोई भी देश है सीमित, चाहे वहां कोयला रहे तो कोयला सीमित रहेगा, चाहे पेट्रोल रहे पेट्रोल सीमित रहेगा, चाहे ये कलम रहे कलम भी सीमित रहेगा। सीमित संसाधन से ही जरूरतों को पूरा करना पड़ता है। इसी संसाधन, अब देखिए हमारे पास कलम है, सीमित कलम है, लेकिन इसी से हमको जरूरतों को पूरा करना पड़ेगा। हमारी जो जरूरत, अब लिखने की जरूरत, इसका जरूरत क्या पड़ा? लिखने के लिए। तो इसको हम लिखने, अपनी जरूरतों को पूरा करना पड़ेगा। सीमित है, अब 5 गो है, मेरे पास 1 गो रहता तो इसी से हम लिखते हैं। 5 गो रहता तो 5, जैसे अभी हमारे पास इतना है तो इतना है तो कभी इससे लिख देते हैं, कभी इससे। और अगर वही 1 गो रहता तो बात एक बराबर पड़ता है, 1 गो से लिखने पड़ता है। समझ पा रहे मेरी बात को? तो वही कहता है कि संसाधन से ही जरूरतों को पूरा करना पड़ता है। देश के संसाधन को बेहतर ढंग से उपयोग होने के लिए विद्वान सिद्धांत देते हैं। जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं सिद्धांत देते हैं, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। बड़े बड़े जो विद्वान होते हैं बोलता है कि बेहतर ढंग से कैसे उपयोग करें जो देश का संसाधन है, जो सीमित हमारे पास तो सीमित है, लेकिन इसका भी बेहतर ढंग से, अगर मान लीजिए यही कलम है, अगर बेहतर ढंग से उपयोग नहीं करें, और मान लीजिए एक कलम है लिखने का, और हम इसको ऐसे ऐसे खींच के लिखें, 1 दिन में कलमा टूट जाएगा। और जब टूट जाएगा तो इसमें वही आएगा, अर्थशास्त्री आएगा कि कैसे उपयोग करना है, इसका बताएगा कि कैसे बेहतर ढंग से इस कलम को कैसे बांटे, कहां किस तरह करें। तो ये जो विद्वान जो सिद्धांत देंगे उसे हम लोग अर्थशास्त्र कहेंगे। समझ पा रहे मेरे? यानी कि अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक रूप है। अब इसको नीचे मिटा देंगे, नीचे ये गुड सर्विस टैक्स, ये समझ रहे हैं? अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक रूप है, यानी कि सिद्धांत देता है। और इकोनॉमी व्यवहारिक चीज है, यानी कि इकोनॉमी से अप्लाइड पार्ट है। समझ पा रहे? अब देखिए थोड़ा सा इसमें हम कुछ आपको समझाते हैं। देखिए अर्थशास्त्र में क्या हुआ था कि इसी अर्थशास्त्र को समझाने के लिए एक विद्वान आए थे, स्कॉटलैंड के एक विद्वान थे। ये बात को लिखिएगा, आप बुक में लिखिएगा।
इसी अर्थशास्त्र को समझाने के लिए एक विद्वान आए थे जिसका नाम था, स्कॉटलैंड के एक विद्वान आए थे जिसका नाम था एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने, एडम स्मिथ, क्या नाम था इनका? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, एडम स्मिथ ये कहां के थे? स्कॉटलैंड के थे, स्कॉटलैंड के थे। इन्होंने ये बात समझाया, इन्होंने समझाया इकोनॉमिक्स। अब क्या समझाया ये हम नहीं बोलेंगे, डिमांड और सप्लाई के बारे में बात बोला कि बाजार को खुली छोड़ना, हटाइए ये सब बस सुनना, ठीक है। एडम स्मिथ ने समझाया और एक बुक में लिखा, इकोनॉमिक्स के बारे में समझाया, और उन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम रखा द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन। इस बुक के लेखक कौन थे? WEALT है, एल है, ठीक है, WEALTH, वेल्थ ऑफ नेशन। और इस बुक में एडम स्मिथ ने सारे बातें को लिखा जो इन्होंने समझाने का था, उन्होंने समझाया द वेल्थ ऑफ नेशंस में, ठीक है, द वेल्थ ऑफ नेशन में। और यह बुक 1776 ईस्वी में लिखा था। तो पूछेगा एडम स्मिथ, द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ। क्या बोलिएगा? द एडम स्मिथ। आपको एक बात याद होनी चाहिए, अर्थशास्त्र एक अर्थशास्त्र बुक का नाम है, अर्थशास्त्र बुक का नाम है। इनका जो लेखक है ये चाणक्य है। कौन है? चाणक्य। चाणक्य, या इसे चाणक्य का दूसरा नाम है कौटिल्य, और तीसरा नाम भी है इसका, तीसरा नाम है विष्णुगुप्त। एक व्यक्ति का 3 नाम। तो ये अर्थशास्त्र जो है, इसमें पैसा यानी कि धन से संबंधित इसमें चीज नहीं लिखा गया, इसमें राजनीतिक विज्ञान से संबंधित चीज को लिखा गया, पॉलिटी से। यह बुक जो है राजनीतिक विज्ञान से संबंधित बुक है, किताब है, संबंधित किताब है, ठीक है। ये जो अर्थशास्त्र का जो लेखक है वो चाणक्य है, लेकिन इसमें बोलिएगा कि अर्थशास्त्र मतलब धन से संबंधित चीज होना चाहिए, इसमें वही चीज होना चाहिए। जैसे आप देखिए, आपका बुक है 10th का जो आपका बुक है, हमारी अर्थव्यवस्था है, तो इसमें जो है अर्थव्यवस्था से ही, अर्थशास्त्र से ही संबंधित चीज होना चाहिए। लेकिन ये बुक ऐसा है, इसमें राजनीतिक विज्ञान से संबंधित बुक है, भले इसका नाम अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र में धन से संबंधित, ये जो चाणक्य के द्वारा जो लिखा गया अर्थशास्त्र है, इसमें धन से संबंधित चीज को नहीं दर्शाया गया, बल्कि राजनीतिक विज्ञान से, मतलब राजा कैसा होना चाहिए, राजा का प्रजा कैसा होना चाहिए, मतलब सैनिक क्या कैसा होना चाहिए, इसके बारे में दर्शाया किसने? अर्थशास्त्र में। और किसके द्वारा लिखा गया बुक है? चाणक्य। चाणक्य का ही दूसरा नाम क्या है? कौटिल्य और विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है। समझ पा रहे हैं? ये आप समझे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक रूप है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए। इंग्लिश में अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? इकोनॉमी। इकोनॉमी, ठीक है, एकदम। देखिए, अब यहीं से आपका अर्थशास्त्र जो एकदम इतने याद रखिएगा, अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक रूप है, जबकि अर्थव्यवस्था एक व्यवहारिक रूप है। यानी कि सिद्धांत और व्यवहारिक रूप में हम आपको बताएं अंतर, एग्जाम्पल भी दिए। अब यहीं से आपका सिलेबस शुरू होता है, वो चीज हम एक एडवांस बता दिए, अब यहां से समझिए अर्थव्यवस्था क्या होता है। देखिए, आप इंडियन इकोनॉमी सुने होंगे, इंडियन इकोनॉमी सुने होंगे, क्या कभी इकोनॉमिक्स सुने हैं? नहीं। इकोनॉमिक्स होता है पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए होता है इकोनॉमिक्स। और केवल किसी एक क्षेत्र के लिए, किसी खास क्षेत्र, जैसे भारत का इकोनॉमी, चीन का इकोनॉमी, चीनी का इकोनॉमी, चीनी अर्थव्यवस्था, चीनी मतलब चीनी मतलब यहाँ शुगर मत समझ लीजिएगा, चीनी मतलब चीन की अर्थव्यवस्था। समझ पा रहे हैं? तो जब किसी खास क्षेत्र के बारे में, जब किसी खास क्षेत्र के व्यक्ति अपना आजीविका प्राप्त करता है या अपनी आजीविका चलाता है, लाइवलीहुड, अपनी आजीविका मतलब भरण पोषण, आजीविका मतलब समझ रहे हैं, भरण पोषण मतलब अपना खाना पीना चलाता है, तो उसे हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। वही चीज लिखे हैं, इतना जो बड़ो रामायण जो लिखे हैं, यही चीज लिखे हैं। हमारी मजबूरी है, यानी तो हम इसको ठेस भाषा में भी लिख सकते। अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत, अब आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? तो वे सारी क्रियाएं जिससे हमें आय प्राप्त होता है, जैसे कृषि, मत्स्य, मछली पालन, ये सब से क्या होता है?
आय प्राप्त होता है। तो अर्थव्यवस्था वे आर्थिक क्रियाओं का ऐसा संगठन है, संगठन मतलब समूह, ऐसा समूह है जिसके अंतर्गत लोग काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं, अपना गुजर बसर चलाते हैं, तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था के माध्यम से एक निश्चित क्षेत्र या देश में रहने वाले लोग अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं। मतलब जब भारत के आदमी, यानी कि जब भारत के लोग एक रहकर अपनी आजीविका को चलाते हैं, यानी कि अपना भरण पोषण करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था किसी खास या विशेष क्षेत्र के लिए होता है, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, चीनी अर्थव्यवस्था, फ्रेंच अर्थव्यवस्था, तो ये किसी खास क्षेत्र के लिए होता है। जबकि इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र पूरे विश्व के लिए होता है, पूरे क्षेत्र, बड़े क्षेत्र के लिए होता है। और जबकि अर्थव्यवस्था किसी खास क्षेत्र, किसी एक क्षेत्र के लिए होता है। समझ पा रहे मेरी बात को? समझ रहे? और इसी अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के झगड़े को सुलझाने के लिए एडम स्मिथ है, और हमने बताया कि उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। 1776 ईस्वी में बुक लिखा, और उन्होंने इस झगड़े को समझाया था। समझ पा रहे मेरी बात को? और झगड़े को समझाया, इसलिए एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है किसको? एडम स्मिथ को। समझ पा रहे मेरी बात को? तो अगर आप इसका अगर आपसे पूछ दे कि भैया अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो जवाब देना है अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं, उसे हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि बताओ भैया आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, आपसे अगर पूछ दे कि आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं, तो वे सभी क्रियाएं जिससे आय मतलब समझ रहे हैं, जिससे इनकम होता है, इनकम, जिससे आय प्राप्त होती है, आय प्राप्त होती है, उसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं, उसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अरे भैया आय समझे कि नहीं? आय मतलब इनकम। जैसे हम ये कलम हम बेचें, मान लीजिए मेरा कलम है, हम इस कलम को 10 रुपये में बेचें, तो 10 रुपये में बेचें, इसके बदले में हमको जो इनकम आया, आय हो, उसको आय बोलेंगे। इंग्लिश में इसको इनकम बोलते हैं और हिंदी में इसे आय बोलते हैं। तो जो हम बेचें और जो हमसे पैसा मिला, तो उसी को आय कहते हैं। आय मतलब आया, आय मतलब आया, और गया मतलब खर्चा हुआ को व्यय बोलते हैं। खर्च को क्या बोलते हैं हम लोग? व्यय। एक ही बात है, खर्च बोलो चाहे व्यय बोलो, बात बराबर है। तो आया मतलब पैसा आया तो आय, और गया तो व्यय या खर्चा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो वे सभी क्रियाएं जिससे हमें इनकम प्राप्त होती है, जिससे हमें आय मिलती है, जिससे हमको फायदा होता है, उसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। तो पूछेगा अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग काम करके अपनी आजीविका को चलाता है। समझ पा रहे हैं? जैसे आर्थिक क्रियाएं में जैसे होगा कृषि, मछली पालन, मत्स्य पालन जिसको बोलते हैं। जैसे में अगर लिखने हो तो जैसे में ऐसे भी लिख सकते हैं, कृषि, मछली पालन। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? इसको अगर समझे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अर्थव्यवस्था के प्रकार एग्जैक्टली में अर्थव्यवस्था जो है 3 आधार पर बांटा गया, एक नियंत्रण के आधार पर, एक विकास के आधार पर, एक वैश्विक संबंधों के आधार पर। ये क्या होता है, आइए हम लोग सबसे पहले इसको समझते हैं। इसके बाद अगला वीडियो में हम लोग समझेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या, समाजवादी क्या, मिश्रित है, फिर इसको समझेंगे, फिर इसको भी समझेंगे। ठीक है? अब देखिए नियंत्रण के आधार पर, मान लीजिए एक सोना है, ठीक है? अगर इस सोने पर किसी एक व्यक्ति का अगर अधिकार हुआ, मान लीजिए एक व्यक्ति है, ये है एक व्यक्ति है, अगर इस व्यक्ति का अगर सोने का अधिकार हुआ, सिर्फ सोना पर ये अधिकार हुआ, तो ये व्यक्ति धनवान बन जाएगा। ठीक है? और भी कई सारा व्यक्ति है, एक गांव और भी सारा व्यक्ति है।
और जितने भी व्यक्ति है, अब ये धनवान है, यानी कि इसके पास धन आ गया, बहुत सारा सोना आया, ये धनवान बन गया। समझ पा रहे हैं? तो जो ये धनवान बन गया, अगर कोई एक व्यक्ति धनवान बनता है, यानी कि पूंजी, सारा पूंजी एक व्यक्ति के पास आ गया, ठीक है, तो एक व्यक्ति के पास आ गया और सब गरीब हो गया, तो उस अर्थव्यवस्था, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये अगर नियंत्रण नहीं करेंगे सोना पर, अगर इसका नियंत्रण नहीं करेंगे, तो अब जैसे मान लीजिए अगर ये व्यक्ति सोना लूट रहा, अगर इस पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो और सारा व्यक्ति कंगाल बन जाएगा। जो गांव के जो और व्यक्ति हैं ये सब सारे कंगाल बन जाएगा। तो क्या करता है कि अगर पूंजी, तो इसलिए इस पर नियंत्रण लगाएगा कि नहीं जी, तुम इतना से अधिक सोना नहीं लूट सकते हो। तो वही कहा कि नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। तो जब सुनिए, पहला कि हो सकता है कि ये व्यक्ति सिर्फ समाज में इसी व्यक्ति के सोने पर अधिकार हो, पूरा सारा सोना इसी के पास हो। जब सारा सोना इसके पास हो तो इसे हम लोग पूंजीवाद कहते हैं। और ये सोना पर अधिकार सारे लोगों का हो, गांव के सारे लोगों का हो, उसे समाजवाद कहते हैं। और मिश्रित ये दोनों हैं, समाजवादी भी होगा और पूंजीवादी भी होगा, हम लोग ऐसे समझते हैं। यानी कि नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था और समाजवाद अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी कहता है कि अगर उत्पादन के साधन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, उसे हम लोग पूंजीवाद कहते हैं। जैसे इस कलम पर केवल मेरा अधिकार है, समाज का सब आदमी इस कलम पर नहीं लिख सकता है। तो जब केवल एक आदमी का अधिकार हो तो उसे हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि उत्पादन के साधन, ये क्या है? साधन है, यानी संसाधन है, तो उत्पादन है, उत्पादित किया। ऐसा थोड़ी कि हम इसको डाउनलोड कर रहे हैं तो हो रहा है कलम। तो उत्पादन के साधन पर अगर एक व्यक्ति का अधिकार हो, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और समाजवादी, जब उत्पादन के साधन पर समाज के सभी वर्गों का अधिकार हो, समाज के सब, जैसे यही कलम आता, कोई दूसरा आदमी लाकर लिख लेता, चल जाता, समझ पा रहे हैं, लिख कर चल जाता, कोई हम भी लिखते हैं, कोई और समाज में से जितने भी आदमी आते हैं सब लिख कर लिख लेता, तो उसे हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी भी रहेगा, बोला कि एक इसमें निजी व्यक्ति का भी अधिकार रहेगा और समाज के सभी व्यक्ति का भी अधिकार रहेगा, उसे हम लोग मिश्रित मतलब दोनों, पूंजीवाद भी रहेगा, समाजवाद भी। हम इसको बढ़िया से विस्तार करेंगे भैया। पहले समझिए, नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। अब समझते हैं विकास के आधार पर। हम कह सकते हैं कि कोई देश, ऐसे समझिए, अच्छा है विकसित, इसको ऐसे 2 भाग में बांटकर हम देखते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था, हम 3 भाग में इसको बांट करने पढ़ेंगे, ठीक है, जो आपका सिलेबस में है। तो विकास, यानी कि कोई भी देश हो सकता कि वो पूरा विकसित है। विकसित मतलब वो विकास हो गया है, और जो अभी विकास हो रहा है तो यानी कि विकासशील है। शील मतलब समझते हैं, विकास हो रहा है मतलब अभी वो गति में है। जैसे हम चल रहे, हम पहले से चल कर यहाँ पहुंच गए तो हम विकसित हो गए। और कोई आदमी चल रहा है, यानी कि वो चलनशील है, चल रहा है। तो जब चलनशील है तो उसको दूसरी भाषा में, अगर जो विकसित, चलनशील कहते हैं, जो चल रहा है तो उसे चलनशील कहते हैं, और जो विकास हो रहा है उसे विकासशील कहते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? और जो पहले से चलकर वहां पहुंच गया, यानी कि चल गया, यानी कि चलन, यानी कि चलसित है। उसी तरह हम लोग विकास, अगर पहले से विकास हो गया है तो उसे विकसित कहते हैं, और जो पहले से चल के एक जगह चल गया तो उसे चलसित कहते हैं। इससे सेम भाषा में समझिए। और जो अभी चल रहा है मतलब चल रहा है, यानी कि चलनशील है। तो उसी तरह अगर विकास हो रहा है, जो देश में अभी विकास हो ही रहा है, तो उस देश को विकासशील देश। भारत कैसा देश है? विकासशील देश है। भारत विकसित नहीं है, अमेरिका विकसित है। समझ पा रहे? भारत विकसित नहीं है, भारत विकासशील है। समझ पा रहे मेरी बात? वैश्विक संबंधों के आधार पर
अर्थव्यवस्था दो प्रकार के, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था क्या होता है? ये मान लीजिए हमारा भारत, प्यारा भारत है, ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। अगर भारत एक बात बताइए, हम बैंगन उपजाएं, हम अपने घर में बैंगन उपजाएं, ये हमारा घर है, इसको ऐसे समझिएगा, हमारा घर है, हम अपने ही घर में बैंगन उपजा के और हम अपने चाचा को ही बेच दें तो हमको क्या फायदा होगा भैया? हम अपने पापा को ही बेच दें, हमको क्या फायदा होगा भैया? कुछ फायदा होगा? कुछ नहीं फायदा होगा। तो क्या करेंगे कि हम बैंगन को जो है जाएंगे बाजार लाने के लिए, दूसरे को बेचेंगे और उससे जो पैसा आएगा यानी कि घर में एक्स्ट्रा इनकम आएगा तो हाँ, यानी कि हमसे फायदा होगा। अब सोच लीजिए कि ये जो घर पूरा भारत है, अगर भारत में ही हम अगर कोई चीज को बेचेंगे, भारत के ही आदमी के साथ बेचेंगे, क्या हमको फायदा होगा? नहीं फायदा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? दूसरी देश को बेचेंगे, दूसरे देश से बेचेंगे, सामान को खरीदेंगे बेचेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे। तो जब खरीदेंगे बेचेंगे, दूसरे देश से खरीदेंगे या बिकेंगे तो हमको फायदा होगा कि नहीं? बता भाई, फायदा होगा। तो जब हम अगर अपनी देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश के लिए खोलते हैं या अपने लिए खोलते हैं तो उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत कौन सी अर्थव्यवस्था है? खुली अर्थव्यवस्था। भारत के सामान को बेच सकते हैं और भारत किसी भी देश से यानी कि अन्य देश से सामान को खरीद सकता है। भारत में खुली अर्थव्यवस्था पहले नहीं था। भारत की अर्थव्यवस्था पहले बंद थी। ये 1991 में खोला गया। ये कैसे खोला, इसके बारे में हम बढ़िया से जब आपको बताएंगे आगे क्लास में, अभी संभव नहीं है। तो भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? खुली है। खुली मतलब क्या? हम दूसरे देश को बेच सकते हैं और दूसरे देश के सामान को खरीद सकते हैं। जैसे देखिए ये मोबाइल है, जैसे सैमसंग का मोबाइल है, तो सैमसंग का जो मोबाइल है क्या भारत की कंपनी है? नहीं, सैमसंग भारत की कंपनी नहीं है, यानी कि दूसरे देश की कंपनी। हम उसको खरीदे हैं और हो सकता है हम अपना सामान को बेच भी सकते हैं दूसरे। तो इस अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। और बंद अर्थव्यवस्था यानी कि कुछ भी हो हम दूसरे देश के लिए खोलेंगे नहीं। जैसे हमारा पगला उत्तरी कोरिया की जो अर्थव्यवस्था है वो बंद है। दूसरा देश से मतलब ही नहीं, वो पगला शासक है, दूसरे देश से मतलब ही नहीं। किंग जॉन, वहां जो उत्तरी कोरिया के जो शासक है, तानाशाह शासक किंग जॉन है, वो बोलता है हमको कोई दूसरे देश से मतलब नहीं है, अपने सामान को अपने देश में बेचता है। जब अपने सामान को अपने ही देश में बेचे, खरीद बिक्री करे तो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब हम इसको रफली में समझा रहे हैं। अब इसका परिभाषा है बड़का रामायण जैसा परिभाषा, हम छोटी छोटी परिभाषा को तोड़ के लिखेंगे। तो ये था यानी कि वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था दो प्रकार। वैश्विक मतलब विश्व के साथ संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था को दो भाग में बांटा गया, खुली अर्थव्यवस्था और बंद। अभी लिखना नहीं है, हम आपको समझा रहे हैं। अगला क्लास में नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था को समझाएंगे, विकास के आधार पर समझाएंगे, वैश्विक आधार पर संबंधों के आधार पर समझाएंगे। तो ये था आपका अर्थव्यवस्था के प्रकार। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आराम से। हमने आप लोग के साथ वादा किया था कि जितने भी टॉपिक्स हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हम बताए थे कि सारा टॉपिक्स को ख़त्म करेंगे। और उम्मीद करते हैं सोशल साइंस का ये पहला वीडियो था, सोशल साइंस का पहला वीडियो, ये इकोनॉमिक्स का वीडियो था। उम्मीद करते होंगे आप इसको समझेंगे। अगर नहीं समझेंगे तो आप प्लीज़ हमसे बात कीजिए, कमेंट में डाल दीजिए, हम आपका कमेंट को पढ़ते हैं। ठीक है, कमेंट में लिखिए कि हमने ये फलाना बात को नहीं समझा, हम हद तक बताने की प्रयास करेंगे। और अगर कुछ भी बात हो ना तो एक बार टेलीग्राम में जो नंबर है हम आपको नंबर दे देंगे, उस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, समझे। अभी हम उसको नंबर नहीं देंगे, पहले आप पढ़ लीजिए, इसके बाद आप जो है हम कुछ देंगे ऐसे चीज़ आपको प्रैक्टिस है। अभी मैथ का उधर आ रहा था, अब हम इधर सोशल साइंस का भी शुरू कर देंगे, साइंस का भी शुरू कर देंगे, सबको शुरू कर देंगे। तीन चैप्टर पहले बना देंगे। जैसे मैथ का 3 चैप्टर बना देंगे, सोशल साइंस का 3 चैप्टर, हर चैप्टर का 3 चैप्टर बना देंगे। 3 चैप्टर, जैसे देखिए
फिजिक्स, फिजिक्स में 3 चैप्टर दे देंगे, केमिस्ट्री में 3 चैप्टर देंगे, बायोलॉजी में 3 चैप्टर देंगे, रोक देंगे। जब सबका 3-3 चैप्टर आ जाएगा तब फिर आगे बढ़ेंगे, 4-5 ऐसे चैप्टर देते जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।